सिनेमा घर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को काजल का सप्रेम नमस्कार। आज जिस फिल्म की कहानी इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है साल 1971 में बनी हिंदी सिनेमा जगत की यादगार और कालजयी महान फिल्म आनंद, जिसमें आनंद मरा नहीं करते, आनंद मरते नहीं। आनंद, इस फिल्म का एक एक डायलॉग यादगार, एक एक गाना यादगार। डायलॉग की बात करें तो जैसे बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा डायलॉग, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पनाह उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब तो बस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। जीवन और मौत के बीच जीवंतता और जीवन के यथार्थ को बेहद सरल तरीके से पिरोकर पर्दे पर आनंद को उतारा ऋषिकेश मुखर्जी ने, और यह फिल्म कालजयी फिल्मों की श्रेणी में अपना नाम स्थापित कर गई। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा फिल्म फेयर पुरस्कार में 6 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने। राजेश खन्ना ने आनंद के किरदार को ऐसा निभाया जिसे आप भी देखकर कह उठेंगे, ऐसे ही वे सुपरस्टार नहीं कहे जाते। तो वहीं फिल्म में डॉक्टर भास्कर बनर्जी और आनंद के डॉक्टर भास्कर के भूमिका में, या कह लें बाबू मोशाय की भूमिका में, अमिताभ बच्चन ने भी अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआती दौर में इस भावना प्रधान फिल्म में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वहीं फिल्म में अन्य कलाकारों में रेनू की भूमिका में है सुमिता सान्याल, डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी की भूमिका में रमेश देव, सुमन कुलकर्णी की भूमिका में सीमा देव, मैट्रन डीसा की भूमिका में ललिता पवार। इसके साथ ही कई अन्य कलाकारों की अदाकारी ने फिल्म में जान डाल दिया है। आनंद फिल्म की कहानी शुरू होती है लेखक डॉक्टर भास्कर बनर्जी को उनके पहले उपन्यास आनंद के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। जब डॉक्टर भास्कर को आनंद किताब के बारे में कुछ बताने के लिए कहा जाता है तो वो बताते हैं कि उनकी किताब आनंद कोई उपन्यास नहीं है, यह एक सच्ची घटना है और एक इंसान की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके साथ उन्होंने बहुत कम समय बिताया, लेकिन वो इंसान जो मौत को करीब से देख रहा था, लेकिन उसे जिंदगी से बहुत प्यार था, और वो था आनंद। भास्कर बताते हैं आनंद मरा नहीं करते, आनंद मरते नहीं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। डॉक्टर भास्कर, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं,
वे मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में गरीबी से जूझ रहे लोगों की दुर्दशा देखकर दुखी हैं। वो कहते हैं जिन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, उनका वो इलाज क्या करेंगे। यह सब देखकर उन्हें बहुत निराशा होती है और वे बहुत ही सख्त मिजाज के दिखाई देते हैं। वहीं उनका दोस्त कुलकर्णी है जो अमीर लोगों को साधारण बीमारी के एवज में मोटी फीस लेता है और उनका इलाज करता है। हालांकि जो अमीर लोग हैं वो किसी बीमारी से ऐसे ग्रसित नहीं होते, लेकिन कुलकर्णी उनके मानसिक अवस्था और बीमारी को लेकर संदेह के एवज में मोटी रकम लेता है, फीस लेता है, जो भास्कर नहीं कर पाता। यह सब देखकर भास्कर को और तकलीफ होती है। अमीरी और गरीबी का इस असंतुलन भास्कर को परेशान करता है। दोनों इस बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर कुलकर्णी बताते हैं कि अमीर लोगों की मानसिक जो बीमारी है, जिसके रुपए वे लेते हैं फीस के एवज में, उससे वे गरीबों का इलाज करते हैं, गरीब मरीजों की मदद करते हैं। भास्कर अपने कुछ मरीजों का टेस्ट कुलकर्णी के पास भेजता है, जिसे वे मुफ्त में कर देते हैं। डॉक्टर कुलकर्णी भास्कर को बताते हैं कि दिल्ली से एक मरीज आ रहा है जिसे लिम्फोसार्कोमा यानी आंत के कैंसर की बीमारी है, जो एक दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी में मरीज 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाता। कुलकर्णी बताते हैं कि उस मरीज का नाम आनंद है। भास्कर जो स्वभाव से थोड़े रूखे और कम बोलने वाले हैं, वो इस बीमारी का नाम सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि तभी डॉक्टर कुलकर्णी के अस्पताल में आनंद पहुंच जाता है, जो हंसमुख है, बातूनी है, मस्खरा है और सबको खुश देखना चाहता है। कुलकर्णी डॉक्टर भास्कर को आनंद से मिलवाते हैं। भास्कर आनंद से पूछता है कि क्या उसे अपनी बीमारी के बारे में पता है। आनंद बताता है कि हाँ, मुझे गंभीर बीमारी है जिसको लिम्फोसार्कोमा कहते हैं। यह सुनकर भास्कर को आश्चर्य होता है, लेकिन आनंद हंसता बोलता मस्खरी करता कहीं से मरीज जैसा नहीं लगता। भास्कर उसके स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और कुलकर्णी से पूछते हैं कि ये कैसे इस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये कैसा मरीज है। आनंद का स्वभाव और उसकी बातें भास्कर के दिल में अपनी छाप छोड़ती हैं। वे आनंद को अपना दोस्त बना लेते हैं। कुलकर्णी के अस्पताल में मैट्रन जो काफी कड़क स्वभाव की हैं, आनंद उन्हें भी अपने स्वभाव से प्रभावित कर देता है और कहता है कि वह अस्पताल में नहीं रहेगा, नहीं तो वह खुद को मरीज समझने लगेगा। वह कहीं और रहना चाहता है। यह सुनकर मैट्रन नाराज होती हैं और कहती हैं कि उसे यहीं रहना होगा। वह जिद करता है और डॉक्टर भास्कर के यहाँ जाने को कहता है, तो भास्कर कहते हैं ठीक है, वह भास्कर के यहाँ रह सकता है। इस पर मैट्रन से आनंद कहता है कि उन्हें तो सिस्टर नहीं, मदर डिसूजा बुलाना चाहिए, क्योंकि वह तो हर मरीज की माँ की तरह ख्याल रखती हैं, इसीलिए सिस्टर कहना बिल्कुल ठीक नहीं। आनंद के स्वभाव से और उसकी बीमारी के बारे में जानकर मैट्रन दुखी हो जाती हैं। वह रोज शाम में चर्च जाकर आनंद के लिए प्रेयर करती हैं।
आनंद अस्पताल से भास्कर के घर चला आता है और वहां भी वह रामू काका से दोस्ती कर लेता है जो आनंद का ख्याल रखते हैं। वह भास्कर के घर के आसपास के लोगों से भी ऐसा घुल मिल जाता है जैसे सबको पहले से जानता हो। आनंद और भास्कर की दोस्ती हो जाती है। भास्कर जो कम बातचीत करते हैं, आनंद उतना ही बातूनी और मस्खरा है। भास्कर आनंद की बीमारी को लेकर परेशान होते हैं। इधर भास्कर और आनंद कुलकर्णी की शादी की सालगिरह पर उनके घर जाते हैं, जहां डॉक्टर कुलकर्णी की पत्नी सुमन भास्कर से मिलती है। मिलते ही भास्कर उसे अपनी बहन बना लेता है। वहां आनंद गाना गाता है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने।
ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। हमारे दांत सेब गन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाएं लाल आंडा बर लाल, लाल आंडा बर लाल। डाबर रेड पेस्ट देता है 7 डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। डाबर रेड पेस्ट देश का लाल। गाना खत्म होता है और सुमन आनंद से पूछती है कि वह दिल्ली से मुंबई किस लिए आया है। तो आनंद बताता है कि वह इलाज कराने आया है। सुमन पूछती है कि आनंद को कौन सी बीमारी है, तो आनंद हंसते हुए कहता है यही कोई छोटी मोटी बीमारी है, वह चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। सुमन को कुलकर्णी से पता चलता है कि आनंद को ऐसी बीमारी है जिससे वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये बीमारी लाइलाज है। यह सुनकर सुमन दुखी हो जाती है और कहती है कि वह आनंद को लेकर अपने गुरु के पास जाएगी, वो उसे ठीक कर देंगे। सुमन आनंद को लेकर अपने गुरु के पास जाती है और कहती है कि वह आनंद की बीमारी को ठीक कर दें। आनंद मन ही मन कहता है कि मेरी बीमारी कोई ठीक होने वाली नहीं है, इसे तो कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन वह सुमन के गुरु से इतनी बातें करता है कि वह भी आनंद से प्रभावित हो जाते हैं। आनंद को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सुमन को भरोसा होता है कि आनंद ठीक हो जाएगा। इस बीच आनंद की दोस्ती ईसा भाई से हो जाती है। वह थिएटर में काम करते हैं। आनंद ईसा भाई के साथ उनके थिएटर पहुंच जाता है, जहां ईसा भाई अपने नाटक का रिहर्सल कर रहे होते हैं। आनंद भी उनमें शामिल हो जाता है। वहां एक लड़की होती है, तो ईसा भाई पूछते हैं क्या वह लड़की आनंद को पसंद है। आनंद सुनकर खिलखिलाकर हंस देता है, क्योंकि लड़की गुजराती बोलती है। आनंद कहता है कि उसे लड़की पसंद करने के लिए तो पहले गुजराती सीखनी होगी। मस्खरा आनंद खुश रहता है, मजे करता रहता है, मस्खरी करता रहता है, लेकिन मन ही मन उदास भी रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जिंदगी कुछ ही महीने की मेहमान है, लेकिन वह जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहता है। एक शाम आनंद उदास है और वह अपने दिल में चल रहे एहसास को इस तरह जताता है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। भास्कर आनंद को देखकर उसकी तकलीफ समझ जाता है, लेकिन वह मजबूर है, वह कुछ कर नहीं सकता, वह आनंद को रोक नहीं सकता। आनंद जब देखता है कि भास्कर उसकी भावनाओं को समझ रहा है, तो वह तुरंत ही अपने बकबक करने वाले स्वभाव से भास्कर को बहलाता है और उससे ढेर सारे सवाल करता है, जैसे वह कब शादी करेगा, उसे शादी कर लेनी चाहिए, कोई लड़की उसे पसंद है या नहीं। भास्कर आनंद के स्वभाव को देखकर इतना ज्यादा द्रवित हो जाता है और भावनात्मक रूप से ऐसा जुड़ जाता है कि उसकी मौत के बारे में सोचकर ही परेशान हो जाता है। इधर बकबक करने वाला आनंद रामू काका से एक दिन पूछता है कि भास्कर को कोई लड़की वड़की पसंद है या नहीं। तो रामू काका बताते हैं कि हाँ, एक लड़की थी जो इलाज कराने आई थी, उसे निमोनिया हो गया था, उसका नाम रेनू है और वह एक शिक्षिका है। आनंद को भास्कर की ये बात पता चल जाती है और वह तय कर लेता है कि वह भास्कर और रेनू को पास लाएगा, उनकी शादी करवाएगा। भास्कर और रेनू को पास लाने की आनंद कोशिश करता है, वह कई जतन करता है। भास्कर यह देखकर मन ही मन खुश भी होता है और नाराज भी होता है। भास्कर कम बोलने वाला इंसान है, वह अपनी भावनाओं को बता नहीं पाता, इसीलिए वह रेनू से भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन आनंद बातों ही बातों में दोनों के मन की बात एक दूसरे को बता देता है। एक दिन भास्कर रेनू को घूमने जाने के लिए कहता है, तो आनंद भी तैयार हो जाता है, क्योंकि आनंद को लगता है कि दोनों बात नहीं कर पाएंगे और फिर अपनी भावनाएं एक दूसरे को नहीं बता पाएंगे। वह भी दोनों के साथ घूमने चला जाता है। समुद्र के किनारे तीनों बैठे रहते हैं। इतने में रेनू पूछती है कि आनंद क्या चाहता है। आनंद बताता है कि भास्कर रेनू से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो रेनू पूछती है, क्या सच में ऐसा है? आनंद दोनों से मस्खरी करता है और दोनों को अकेला छोड़कर समुद्र की लहरों के बीच और गुब्बारों के
गुच्छे के बीच बच्चों की तरह दौड़ पड़ता है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी। डाबर हानी वेट कंट्रोल करना है, डाबर हानी खा लो। गिल्ट फ्री मीठा चाहिए, डाबर हानी खा लो। न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी। डाबर हानी फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट, फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इम्प्रूव, फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक द बी। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी। डाबर हानी। भास्कर और रेनू की शादी करवाने के लिए आनंद काफी प्रयास करता है। एक दिन तो वह रेनू के घर पहुंच जाता है, जहां रेनू के घर के बाहर कुछ युवक खड़े होते हैं। वो उसे पूछता है कि रेनू का घर कहाँ है, तो वो बताते हैं कि क्या वो
टीचर के बारे में पूछ रहा है जो बड़ी बिंदी लगाती है, जिसकी लंबी चोटी है। आनंद कहता है कि हाँ, उसी के घर के बारे में पूछ रहा हूँ। तो युवक उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हारा कौन सा नंबर है, हम सब लाइन में ही लगे हुए हैं। आनंद युवकों को चकमा देता है और रेनू के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी माँ होती हैं। आनंद रेनू और भास्कर के बारे में उनकी माँ से बताता है। रेनू की माँ हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर आनंद कौन है। आनंद बताता है कि मैं तो आपका बेटा हूँ और रेनू भास्कर एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी शादी की बात करने आया हूँ। रेनू की माँ कहती हैं कि अभी तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी रेनू के पिता को गुजरे हुए कुछ ही महीने हुए हैं। आनंद उन्हें बताता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वह चाहता है कि भास्कर और रेनू की शादी हो जाए। रेनू की माँ उससे काफी प्रभावित होती हैं। उसकी बातें, उसका हंसना, उसका बोलना रेनू की माँ को इतना पसंद आता है कि वह भास्कर और रेनू की शादी करने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन कहती हैं कि मेरे पास देने के लिए कोई दहेज तो नहीं। आनंद कहता है कि दहेज की कोई जरूरत नहीं, बस आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। रेनू की माँ सुनकर खूब हंसती हैं। आनंद वहां से बाहर निकलता है तो गली में खड़े युवक उसे धमकी देते हैं। आनंद इसी बीच पहलवान के पास पहुंच जाता है और अपनी बातचीत से उन्हें प्रभावित करता है। पहलवान उन युवकों की जमकर पिटाई करते हैं। यह सब करके आनंद भास्कर के पास पहुंचता है। वह भास्कर और रेनू की शादी को लेकर काफी खुश है। एक दिन रेनू और भास्कर बात कर रहे होते हैं। आनंद उन दोनों की नजदीकी देखकर खुश होता है। रेनू भास्कर के घर आई होती है। भास्कर उसे कहकर जाता है कि वह कुछ ही देर में आ जाएगा, तब तक वह इंतजार करे। रेनू डॉक्टर भास्कर का इंतजार कर रही होती है। जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जिया लागे
वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं, तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं, वो घड़ी वहीं रहे, ना जाए ना ना, जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। रेनू आनंद के बारे में, उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहती है। एक दिन उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे ऑन करते ही आनंद की आवाज सुनाई देती है, जो एक लड़की के बारे में बात कर रहा होता है। आनंद को अपनी आवाज टेप कर रखने में और उसे सुनने का शौक है। रेनू के हाथ वो टेप रिकॉर्डर आ जाता है। जब वह सुनती है जिसमें आनंद अपने प्यार की बातें करता है, तो रेनू जिद करती है कि वह बताए कि आखिर क्या हुआ था। तब आनंद बताता है कि एक लड़की थी जिससे वह बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उस लड़की को आनंद की बीमारी के बारे में पता चलता है, तो वह आनंद को छोड़ देती है। आनंद भी उससे दूरी बना लेता है। उस लड़की की किसी और से शादी हो जाती है। जिस दिन शादी होती है, उसी दिन आनंद दिल्ली से मुंबई आ जाता है। रेनू आनंद की प्रेम कहानी सुनकर दुखी हो जाती है। आनंद अपने मस्खरेपन से, अपनी बातों से रेनू को हंसाता है, हंसाने की कोशिश करता है। रेनू यह देखकर हैरान होती है कि कैसे किसी शख्स को पता है वह दिल में कितने राज छुपाए हैं। उसे पता है कि उसकी मौत करीब है, लेकिन तब भी वह कितना खुश रहता है, वह कितना मस्खरा है। आनंद की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसकी बीमारी को देखकर भास्कर चिंतित होता है। आनंद सबको खुश रखना चाहता है। भास्कर के सामने एक दिन वह बहुत कुछ बोलता रहता है, तो भास्कर उसे डांट देता है। कहता है उसे आराम करना चाहिए। आनंद कहता है, बाबू मोशाय, मैं आराम कैसे करूं? आराम करूंगा तो मरीज हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। डॉक्टर भास्कर कहता है कि वह बहुत ज्यादा बकवास करता है। आनंद कहता है कि अगर वह बकवास न करे तो क्या करे। भास्कर आनंद की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। भास्कर को पता चलता है कि आनंद का अपना कोई नहीं है। वह रिफ्यूजी की तरह आया था और अपनी जिंदगी उसने जैसे तैसे काटी है। भास्कर आनंद को खोना नहीं चाहता। वह आनंद को खुश रखना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा समय वह आनंद के साथ बिताना चाहता है। आनंद समझ जाता है कि अब उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आनंद
एक दिन भास्कर से जिद करता है कि वह अपनी वो कविता जो उन्होंने अपने कॉलेज वक्त में लिखी थी वह आनंद को सुनाए, जिसे वह रिकॉर्ड करेगा और बाद में सुनेगा। भास्कर उसकी जिद मान लेते हैं और कविता सुनाते हैं, जो है मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, तू मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना आधी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। आनंद भास्कर की यह कविता सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों की मेहमान है। भास्कर यह समझ नहीं पाते। आनंद अपनी भावनाओं को छुपा लेता है। भास्कर कहते हैं कि आनंद भी अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्ड करे। यह सुनकर आनंद खुश होता है और मस्खरेपन से कहता है कि जरूर मैं भी अपनी आवाज जरूर रिकॉर्ड करूंगा। वह चेहरे पर क्रीम मलने लगता है। यह देखकर भास्कर हंसते हैं। भास्कर की आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है और आनंद अब अपनी भावनाओं को छुपाते हुए वही डायलॉग बोलता है जो उसने ईसा भाई के थिएटर में सुनी थी। आनंद कहता है, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। जहां पनाह उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतली हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले के उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। यह सुनकर भास्कर दुखी हो जाते हैं, लेकिन भास्कर चाहते हैं कि आनंद जितने दिन है वह खुशी खुशी रहे। आनंद की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि अब उसकी मौत की घड़ी निकट है। उसे अचानक दर्द होता है और वह पीड़ा दूसरों को नहीं बताना चाहता, लेकिन उसकी पीड़ा सब समझ जाते हैं। भास्कर को यह एहसास हो जाता है कि आनंद की जिंदगी अब कुछ ही दिनों की बची है। भास्कर को दर्द से तड़पता देखकर आनंद को दर्द से तड़पता देखकर भास्कर उसे बचाने के लिए होम्योपैथिक दवा लाने जाने लगते हैं। आनंद कहता है कि मुझे छोड़कर अभी मत जाओ बाबू मोशाय, लेकिन भास्कर आनंद को हर हाल में बचाना चाहते हैं। वह आनंद की बातों को सुनते नहीं और दवा लाने चले जाते हैं। आनंद के पास रेनू, डॉक्टर कुलकर्णी, मैट्रन, सुमन सभी होते हैं और सभी आनंद की उस तकलीफ, उस दर्द को देखकर रो देते हैं। भास्कर दवा लाने चला गया है। आनंद घड़ी देख रहा होता है और बार बार पूछता है कि बाबू मोशाय आए नहीं। सब यह देखकर रो रहे हैं। आनंद को फिर से दर्द उठता है। वह फिर घड़ी देखता है और
पूछता है, बाबू मोशाय आए नहीं? दर्द का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में आनंद की मौत हो जाती है। भास्कर बदहवास सा होम्योपैथिक दवा लेकर घर आता है और आनंद को बिस्तर पर सोया हुआ देखकर चीख उठता है। चिल्लाते हुए डॉक्टर भास्कर कहता है कि आनंद उठो, आनंद चुप क्यों है? वह बकबक क्यों नहीं करता? वह बात क्यों नहीं कर रहा? वो छोड़कर कैसे जा सकता है? तभी टेप रिकॉर्डर से आवाज आती है, बाबू मोशाय। आवाज सुनकर भास्कर चौंक जाते हैं, लेकिन उसे लगता है लेकिन यह आवाज आनंद की नहीं, टेप रिकॉर्डर की होती है। भास्कर विश्वास नहीं कर पाते कि आनंद अब नहीं रहा। उस टेप रिकॉर्डर की आवाज, टेप रिकॉर्डर को भास्कर देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये रिकॉर्डर की आवाज थी। आनंद की मौत पर सभी आंसू बहा रहे होते हैं और सबको हंसाने वाला, सबको खुश रखने वाला आनंद सबको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया होता है। डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी। डाबर हनी वेट कंट्रोल करना है, डाबर हनी खा लो। गिल्ट फ्री मीठा चाहिए, डाबर हनी खा लो। न्यूट्रिशन है क्या? बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना। खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। आनंद की मौत हो गई है और सभी उसकी मौत पर आंसू बहा रहे हैं। यहीं से आनंद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। डॉक्टर भास्कर अपने उपन्यास को लेकर सबको बताते हैं कि आनंद मरते नहीं, आनंद मरा नहीं करते। उनकी आंखों में आंसू है और आनंद की याद है। आनंद फिल्म देखते समय आपके चेहरे पर भी मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक कैंसर के मरीज के दर्द पर जहां आप रो देंगे तो उसकी जिंदा दिली पर मुस्कुरा भी उठेंगे। जीवन के प्रति उसकी सोच पर आप कायल हो जाएंगे। ये सारी भावनात्मक दृश्यों को पिरोकर एक ऐसी फिल्म जिसे शब्दों में वर्णन करना, जिसकी भावनाओं को वर्णन करना कठिन है। आनंद के किरदार को जब आप पहली बार देखेंगे तो पसंद करने लगेंगे, उससे जुड़ जाएंगे, उसके दुख दर्द को अपना लेंगे। इस फिल्म की कहानी में डॉक्टर भास्कर की चिंता भी दिखाई देती है। फिल्म देखते समय लगता है जैसे कोई चमत्कार होगा और आनंद बच जाएगा, लेकिन फिल्म के लेखक और निर्देशक इस पर कोई समझौता नहीं करते हैं। इस फिल्म के एक के बाद एक बेहतरीन सीन आते जाते हैं जो आपको बांध कर रखेंगे। फिल्म के कई सीन तो इतने लाजवाब हैं कि आप जितनी बार देखेंगे मन ही नहीं भरेगा। जिसमें सबसे
अंतिम दृश्य जिसमें आनंद की मौत हो चुकी है। आनंद मर चुका है। डॉक्टर भास्कर उसके पास खड़ा है। अचानक आवाज आती है, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पनाह उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इस फिल्म में बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार्स ने साथ काम किया था, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। तब राजेश खन्ना अपने करियर के स्वर्णिम दौर से गुजर रहे थे और अमिताभ बच्चन अपनी जगह बनाने में लगे हुए थे। दोनों की केमिस्ट्री इस फिल्म में बेहतरीन दिखी है। दोनों की अभिनय क्षमता को देखकर ही तो कहा जाता है कि दोनों सुपरस्टार एक जैसे। राजेश खन्ना का किरदार तो फिल्म में अद्भुत था ही, लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी अपने डॉक्टर भास्कर की भूमिका वाले किरदार में अपने अभिनय से दमदार बना दिया है। फिल्म आनंद, यह फिल्म जीवन के मर्म को बेहद सूक्ष्मता से दिखाने की कोशिश है। कई लोगों का जीवन बहुत लंबा रहता है लेकिन वे चंद मिनट भी नहीं जी पाते। वहीं कई लोग छोटे से जीवन में कई रंग जी लेते हैं। बात छोटी सी है और सभी को पता है, लेकिन इसके आधार पर ऋषिदा ने बेहद खूबसूरत फिल्म बनाई आनंद। आनंद कहता है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म आनंद को ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था। ऋषिदा के बारे में कहा जाता है कि वे मध्यम मार्गी सिनेमा का श्रेष्ठ फिल्म मेकर हैं। वे कला और कॉमर्शियल मापदंडों के बीच रहकर अपना काम बेहतरीन करते थे, जिससे उनका काम ज्यादा लोगों तक पहुंचता था। उनकी फिल्मों में गाने और रोमांस तो रहते ही थे, लेकिन साथ में वे अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में भी कामयाब रहते थे। तो फिल्म आनंद की कहानी आज के सिनेमा घर में थी। आनंद 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। इसे लिखा था विमल दत्ता, गुलजार, डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेंद्र त्रिपाठी ने, और निर्माता थे ऋषिकेश मुखर्जी, एलसी सिप्पी। इसमें छायांकन जयवंत पठारे का था। संगीत दिया था सलील चौधरी ने, जो आज भी यादगार है। आज भी लोग इस फिल्म के संगीत को बार बार सुनना पसंद करते हैं। फिल्म आनंद अपने आप में एक बेहतरीन फिल्म थी जो कालजयी हो गई। आनंद फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें साल 1972 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। राजेश खन्ना ने साल 1971 में इस फिल्म के लिए वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में विशेष पुरस्कार जीता था। आनंद को राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस सफल फिल्मों में गिना जाता है। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए थे। इस फिल्म का
इस फिल्म के गाने कहीं दूर जब दिन ढल जाए मूल रूप से एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तू एक कविता है ये लिखी थी, जिसे फिल्म में अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। इस फिल्म के गाने कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, ना जिया लागे ना। ये गाने एक से बढ़कर एक थे। इस फिल्म की जितनी तारीफ करें कम है। कहते हैं कोई कोई फिल्म ही कालजयी और महान होती है, तो उन कालजयी और महान फिल्मों में एक फिल्म थी आनंद। बदलते मौसम की खांसी तो आम